वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम मार्वल यूनिवर्स की एक और धमाकेदार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम द पनिशर है। इस वेब सीरीज में मेन कैरेक्टर फ्रैंक कासल है और फ्रैंक कासल को ही द पनिशर कहा जाता है। सो गाइस सीरीज का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। फ्रैंक कासल एक ईमानदार यूएस मरीन था और उसकी बड़ी प्यारी सी फैमिली थी, मगर जब कासल की फैमिली को ब्रूटली मार दिया गया तो फ्रैंक कासल ने अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया, और वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से, और इसलिए ही फ्रैंक कासल को द पनिशर कहा जाता है। अपनी फैमिली की मौत के बाद फ्रैंक कासल बिल्कुल अकेला हो चुका है और फैमिली की यादें उसे हर वक्त सताती हैं और वो अक्सर फ्लैशबैक में अपनी फैमिली को देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक कासल एक फ्लैशबैक में अपने बेटे को गिटार बजाना सिखा रहा है और प्रेजेंट टाइम में वो ये सब याद करके काफी दुखी है। इसके बाद हमें रूरल अल्बामा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पनिशर डॉग ऑफ हेल बाइकर्स गैंग का पीछा कर रहा है और वो 2 बाइकर्स को शूट करके उन्हें गिरा देता है और फिर उन्हें अपने ट्रक से कुचलकर उनकी चटनी बना देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मेक्सिको दिखाया जाता है। हालांकि पनिशर ने मैक्सिकन कार्टेल के लगभग सभी लोगों को मार दिया है, पर मैक्सिकन कार्टेल का लास्ट मेंबर यहाँ मैक्सिको में पहुंच जाता है तो उसका हीरो की तरह वेलकम किया जाता है। उसके साथ ही कहते हैं कि तुम डरो मत, अगर पनिशर यहाँ पे आया तो हम उसे ठिकाने लगा देंगे। मगर इसी वक्त बॉर्डर के अक्रॉस एल पासो टेक्सास से पनिशर उस लास्ट मेंबर को अपनी स्नाइपर राइफल से एक ही शॉट में ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद हमें JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूयॉर्क में हेल किचन बेस्ड आयरिश मॉबस्टर ग्रुप का एक आदमी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम माइकी है, जो कि यहाँ से आयरलैंड भागने की फिराक में है। मगर पनिशर उसे वॉशरूम में ही पकड़ लेता है और उसकी खूब धुनाई लगाता है और इनकी बातों से हमें क्लियर होता है कि जिन लोगों को पनिशर मार रहा है ये लोग पनिशर यानी कि फ्रैंक कासल की फैमिली की हत्या में शामिल हैं और पनिशर इन्हें पनिश कर रहा है अपने तरीके से। माइकी कहता है कि तुमने बाइकर्स, कार्टल्स और किचन आयरिश सबको साफ कर डाला है, तुम जीत चुके हो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी फैमिली है और मुझे मार के तुम्हारी फैमिली वापस नहीं आने वाली। तो पनिशर कहता है कि ये सब मेरी फैमिली पर हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था, और इसके बाद पनिशर माइकी को ऊपर पहुंचा देता है और ये सब ओवर हो जाने के बाद पनिशर अपनी वेस्ट वगैरह को जला देता है जिस पर उसने स्प्रे पेंट से एक स्कल बनाया हुआ था। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूयॉर्क में हमें एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। फ्रैंक कासल अपनी पहचान बदलकर पीट कैस्टिग्लियोने नाम से यहाँ पर काम करता है और उसने अपना लुक भी काफी चेंज कर लिया है। वो अपने आप को बिजी रखने के लिए और साथ में ही अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए वो स्लेज हैमर से दीवार को तोड़ता रहता है। पीट यानी कि फ्रैंक सबसे पहले काम पर आता है और सबसे लेट जाता है और उसका किसी से भी कोई भी बोलचाल नहीं होता। फ्रैंक के कोवर्कर्स में से लेंस नाम का लड़का बाकियों से कहता है कि पीट का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसकी खिसकी हुई है। लेंस पीट से इस कारण से भी काफी नफरत करता है कि पीट यानी कि फ्रैंक वर्किंग आवर के अलावा भी यहाँ पे लगा रहता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर की नजर में बाकी लोगों की वैल्यू कम हो रही है और उन्हें ओवर टाइम के पैसे नहीं मिल रहे। असल में गाइस फ्रैंक को एक्स्ट्रा पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए और अपने आप को एंगेज रखने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा आवर्स में भी लगा रहता है। क्योंकि फ्रैंक कासल 2 बातों से बहुत ट्रॉमा में है। पहला ये कि वो यूएस मरीन में था और वो अफगानिस्तान में पोस्टेड था और वहाँ पे हुए इंसिडेंट का उसके दिमाग पर काफी गहरा असर है। और दूसरी बात ये कि उसकी फैमिली की हत्या कर दी गई और फ्लैशबैक में उसे अपनी फैमिली दिखाई देती है और उनकी यादों से वो चैन से भी सो नहीं पाता। लेंस पीट यानी कि फ्रैंक को परेशान करने के लिए उसे काफी उल्टा पुल्टा बोलता है, उसका खाना भी फैला देता है, पर फ्रैंक फिलहाल उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉनी केविस नाम का एक लड़का यहाँ पे न्यू ज्वाइन करता है और डॉनी केविस को लेंस वगैरह ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे होते, तो डॉनी पीट के पास चला जाता है जो कि टेरेस पर अकेला बैठा हुआ था। डॉनी पीट को सैंडविच ऑफर करता है और वो पीट से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, पर पीट उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझसे दूर ही रहो। इसके बाद हमें एक वेटरन सपोर्ट ग्रुप दिखाया जाता है और इस ग्रुप को कर्टिस होइल नाम का शख्स चलाता है और ये सभी लोग वॉर वेटरन्स हैं और कहीं न कहीं ये सभी लोग ट्रॉमा में हैं। तो कर्टिस इन्हें मेंटली सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फ्रैंक कासल इनकी बातें बाहर से सुन रहा होता है और सबके जाने के बाद वो कर्टिस से मिलता है और इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों ही अफगानिस्तान में साथ में काम कर चुके हैं और तब से ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। कर्टिस फ्रैंक से कहता है कि फ्रैंक कि तुम कब तक ऐसे रहोगे, तुम्हारे पास अभी भी आधी जिंदगी बची हुई है, तुम ऐसे घुट घुट के जियोगे तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। तो फ्रैंक कहता है कि मैं दुनिया की नजर में ऑलरेडी मर चुका हूँ। दरअसल गाइस फ्रैंक ने जब अपनी फैमिली के कातिलों को खत्म कर दिया था
तब से फ्रैंक और पनिशर दुनिया के सामने मर चुके हैं। कर्टिस कहता है कि फ्रैंक, तुम्हारे पास नाम है, पासपोर्ट है, फ्रैंक कासल मर चुका है तो क्या हुआ? पीट कैस्टिलियोने तो जिंदा है। पहले तुम लोगों को पनिश करते थे और अब तुम खुद को पनिश कर रहे हो। ऐसे कब तक जी पाओगे? कर्टिस फ्रैंक को इनकरेज करता है कि पनिशर को दुनिया के सामने मरा हुआ ही रहने दो और पीट की आइडेंटिटी से लाइफ में आगे बढ़ो। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क में होमलैंड सिक्योरिटी का ऑफिस दिखाया जाता है। डीना मदानी नाम की एजेंट अपने न्यू पार्टनर एजेंट सैम स्टीन से मिलती है। डीना मदानी काफी नाराज है क्योंकि जब वो अफगानिस्तान में अहमद जुबैर नाम के लोकल पुलिस ऑफिसर के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसे वहाँ से हटाकर यहाँ न्यूयॉर्क में ट्रांसफर कर दिया गया और उसका बॉस कार्सन वुल्फ और बाकी हाई ऑफिशियल्स उसे इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने से रोकना चाहते हैं, मगर डीना मदानी इस केस के तह तक जाना चाहती है। कार्सन वुल्फ जब डीना से इस केस के बारे में पूछता है तो डीना कहती है कि अहमद जुबैर अफगान नेशनल पुलिस में था, उसने पता लगा लिया था कि वहाँ यूएस के सोल्जर्स हेरोइन की ट्रैफिकिंग कर रहे थे तो अहमद जुबैर को उन लोगों ने मार डाला। तो कार्सन वुल्फ डीना मदानी से अकेले में कहता है कि तुम्हें इस केस में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, तुम अफगानिस्तान में इस केस के चक्कर में मारी जाती, इसलिए हमने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया। तो डीना कहती है कि अहमद जुबैर को यूएस ने प्रोटेक्शन देने का वादा किया था पर फिर भी उसे मार दिया गया और मैं उस वक्त मुजरिमों का पर्दाफाश करने के काफी करीब पहुंच चुकी थी। बड़े बड़े लोग इसमें फंसते तो मुझे वहां केस से हटाकर यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। तो कार्सन वुल्फ कहता है कि हाँ, इसलिए ही तुम्हें वहां से हटा दिया गया था। डीना मदानी सैम स्टीन से कहती है कि मरीन फोर्स रिकॉन के कर्नल स्कूनोवर के बारे में तुम जो भी पता लगा सकते हो पता लगाओ और उसकी टीम में लेफ्टिनेंट फ्रैंक कासल भी था, उसका भी पता लगाओ। तो सैम स्टीन कहता है कि फ्रैंक कासल मतलब पनिशर, वो तो मर चुका है ना। तो डीना मदानी कहती है कि फ्रैंक और स्कूनोवर दोनों ने अफगानिस्तान में सेम यूनिट में काम किया था और दोनों ही न्यूयॉर्क में एक ही दिन में मारे गए, वो भी सिर्फ 20 मील की दूरी पर। क्या ये कोइंसिडेंट है? मुझे तो नहीं लगता, कुछ तो ऐसा है जो हमें पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डॉनी को पीट यानी कि फ्रैंक ने तो इग्नोर कर दिया था, तो वो लैंस और उसके ग्रुप में घुलने मिलने की कोशिश करता है और उन्हें ड्रिंक के लिए चलने के लिए कहता है। पर जब ये लोग क्लब जाते हैं तो ड्रिंक के बाद ये सब लोग काफी हाई बिल बिठा देते हैं तो डॉनी की हवा टाइट हो जाती है, पर एंड में भारी मन से बिल पे कर देता है। लैंस अपने साथी पॉली से कहता है कि मुझे एक जगह और काम करना है क्योंकि जीनोची नाम का एक लोन शार्क है, मुझे उसका पैसा चुकाना है और वो मेरी टांगे तोड़ने की धमकी दे रहा है। तो पॉली कहता है कि मैं अपने कजिन से बात करके पैसा का जुगाड़ कर दूंगा, मगर फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक जगह पोकर गेम में हम लोग प्लेयर्स को लूटेंगे और वहाँ पर एक ही गार्ड मौजूद रहता है और उसी के पास गन मौजूद होती है और हम लोग उसे आसानी से हैंडल कर लेंगे। लेंस कहता है कि फिर ये हम हर हफ्ते क्यों नहीं कर लेते। तो पॉली कहता है कि जीनोची उस क्लब को प्रोटेक्शन देता है। तो पॉली बोलता है कि लेंस, मुझे लगा कि ये आइडिया तुम्हें पसंद आएगा कि तुम जीनोची का पैसा लूट के उसी का कर्जा चुकाओगे। और काफी देर डिस्कस करने के बाद ये दोनों रेडी हो जाते हैं, पर वहाँ पर पीट यानी कि फ्रैंक एक जगह पे बैठा हुआ था। तो उन दोनों को लगता है कि पीट ने हमारी बातें सुन ली होगी, तो ये लोग पीट को परेशान करने लगते हैं, पर पीट इन्हें इग्नोर करके अपना हथौड़ा लेकर चल देता है। लेकिन तभी लेंस का एक साथी जिसका नाम स्कर्ट है, उसका साइड पर ही एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक हाथ टूट जाता है और ये लोग हेल्प के लिए पीट को भी बुलाते हैं क्योंकि वो मरीन में था और शायद सबको लगता है कि वो फर्स्ट एड जानता होगा, पर पीट इन पर ध्यान नहीं देता और इवन वो स्कर्ट के एक्सीडेंट को भी इग्नोर कर देता है। वहीं डीना अपनी मदर से मिलती है जो कि काफी खुश है कि उसकी बेटी घर वापस आ गई है। डीना कहती है कि इस देश ने हमें फ्रीडम दी है पर यह देश काफी नाजुक दौर में है, इसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। डीना की मदर काफी वरिड है कि उसकी बेटी सिस्टम से पंगा ले रही है जो उसके लिए खतरा बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ लैंस और डॉनी वगैरह पोकर गेम वाली जगह पहुंच जाते हैं और बंदूक की नोक पर पैसा लूट लेते हैं। डॉनी बड़ा होपलेस हो रहा होता है और ऐसी ही हालत में वो बैग में पैसे समेट रहा होता है, पर इन लोगों की ये हाइस्ट बिल्कुल भी सही नहीं जाती क्योंकि डॉनी का वॉलेट यहाँ नीचे गिर जाता है जिससे उसकी आईडी रिवील हो जाती है। टॉनी जीनोची कहता है कि डॉनी बॉय, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, पर डॉनी वगैरह यहाँ से पैसा लेकर भाग जाते हैं। वहीं फ्रैंक कासल अपने अपार्टमेंट में बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर फ्लैशबैक और उसके वाइफ के मर्डर के विजन उसे परेशान कर रहे होते हैं। तो वो रात में ही कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच जाता है और अपना हथौड़ा लेकर तोड़फोड़ चालू कर देता है। वहीं साइट पर लेंस वगैरह डॉनी को मारने का डिसाइड करते हैं क्योंकि डॉनी को पहचान लिया गया है और इसकी वजह से सब लोग फंसेंगे। डॉनी काफी रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं इस शहर से दूर कहीं चला जाऊंगा, पर वो लोग डॉनी की खूब पिटाई करने लगते हैं और उसे एक गड्ढे में डालकर कंक्रीट सीमेंट का मिक्सचर भरने लगते हैं। पर ऊपर से फ्रैंक कासल ये सब देख रहा होता है
और उसका पनिशर मोड ऑन हो जाता है और वो अपने हथौड़े से लैंस और उसके साथियों को जमकर बेरहमी से पिटाई लगाता है और उन्हें तोड़-फोड़ कर उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसमें उन लोगों ने डॉनी को फेंका था। मगर इससे पहले फ्रैंक ने लैंस से वो कार्ड गेम वाली लोकेशन पूछ ली थी और फिर फ्रैंक कासल डॉनी को बचाने के लिए नीचे एक रोप फेंक देता है। डॉनी बाहर निकल आता है तो वो देखता है कि रोप के दूसरे एंड पर पैसों से भरा हुआ एक बैग है और खून से उस पर लिखा हुआ है कि लीव द टाउन। कासल कार्ड गेम वाली उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और इसी वक्त टोनी गिनुची अपनी गुंडा पार्टी लेकर रेडी हो रहा होता है ताकि वो लोग डॉनी का गेम ओवर कर सकें। फ्रैंक कासल पनिशर मोड में जरा सी देर में इन सबको ऊपर पहुंचा देता है। जब इसके बाद फ्रैंक कासल यहाँ से निकल रहा होता है तो हमें पता चलता है कि कोई सर्विलेंस कैमरा से उस पर नजर रख रहा था और गेट रिकॉग्निशन मोड से उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। गेट रिकॉग्निशन मोड मतलब उसके चलने के तरीके को मैच करके, और ये सब करने वाला शख्स कौन है इसका हमें आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।